तो जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एयरफोर्स नॉन कॉम्बैटेंट एग्जाम 2026 से रिलेटेड एक बेहतरीन से मॉडल पेपर में। दोस्तों आज के मॉडल पेपर में मैं कुछ चेंजेस लेकर आया हूं। आज के मॉडल पेपर में मैं आपको जीके के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन यानी टोटल 30 क्वेश्चन आपको कवर कराने वाला हूँ, जैसा कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन चेंजिंग ये है कि हर क्लास में मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताता था, लेकिन आज की क्लास में आपको क्वेश्चन का आंसर खुद बताना है और ये चेक करना है कि आपकी तैयारी किस तरीके की चल रही है, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है और किस टॉपिक पर अभी आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा है, तो प्रिपरेशन इसी तरीके से आपको करनी है। जो आपका टॉपिक कमज़ोर है उस पर बढ़िया तरीके से आपको फोकस करना है, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल भी ना रहे। तो चलिए इस बेहतरीन सेट की मैं शुरुआत करता हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट मॉडल पेपर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और वीडियो अगर मेरी अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन टॉप 30 क्वेश्चन की, जिसमें 15 क्वेश्चन जीके के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं और इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन में है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन का आंसर आपको बताने का मैं समय दूंगा, जिससे आपको पता चल पाए कि कितने क्वेश्चन आप राइट कर पा रहे हैं और किस टॉपिक पर आपकी कमजोरी अभी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए आंसर आप सभी ने दे दिया होगा, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी और मेरठ के सैनिकों ने इसको शुरुआत करा था, क्योंकि उनकी जो बंदूक की कारतूस थी उसमें गाय की चर्बी भरी जा रही थी और इसी को लेकर इन लोगों ने विरोध किया था और ये क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में नेतृत्व के बारे में बताया था कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व ने कहां से किया था। ठीक है, आशा करता हूं आपने अच्छी तरीके से याद भी कर लिया होगा, लेकिन अब आपको बताना है। मैं यहां पर बोलता जाऊंगा और आप सभी बताते जाएंगे कि इसका नेतृत्व किसने कहां से किया था। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप सभी मेरे भाई बताएंगे कि दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। कौन सा राइट हो जाएगा? दिल्ली से। तो देखिए दिल्ली से की बात करूं तो आप सभी का राइट हो जाएगा बहादुर शाह जफर। कौन हो जाएगा मेरे भाई? बहादुर शाह जफर। जिसने भी बहादुर शाह जफर बताया है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप मेरे भाई बताएंगे कि कानपुर से इसका नेतृत्व किसने किया था। कानपुर से इसका नेतृत्व किसने किया था? देखिए कानपुर से नेतृत्व करने वाले नाना साहेब थे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और याद भी आप सभी को होगा, नाना साहेब और तात्या टोपे, इन दो लोगों ने इसका नेतृत्व कहाँ से किया था? कानपुर से किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी होगा। ठीक है, तीसरा आप सभी बताएंगे लखनऊ से इसका नेतृत्व किसने करा था, और ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया है। लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था बताइए। तो लखनऊ से याद रख लेंगे बेगम हजरत महल ने। किसने मेरे भाई? बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन मैंने कवर कराया था और आशा करता हूँ आपने आंसर भी बेहतरीन दिया है। ठीक है, चलिए अगला आप मेरे भाई बताएंगे कि झांसी से इसका नेतृत्व किसने किया था। झांसी से तो आप सभी को आसानी से आंसर आप सभी ने दिया होगा कि झांसी से इसका नेतृत्व किसने किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था मेरे भाई? रानी लक्ष्मीबाई ने इसका झांसी से नेतृत्व किया था, आप सभी को याद होगा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट आप सभी बताएंगे, आपसे पूछे कि जगदीशपुर से इसका नेतृत्व किसने किया था। ये जगदीशपुर है कहाँ पर? तो जगदीशपुर बिहार से संबंधित है। जगदीशपुर बिहार से इसका नेतृत्व किसने किया था? मैंने ये सारी चीज़ें आपको कवर कराई हैं और आशा करूँगा आप साथ ही साथ बताते चलेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन यकीन मानिए इसमें इतने चीज़ें आपको कवर करा दूंगा कि आपका जो बेसिक लेवल की तैयारी चलिए वो एडवांस लेवल में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप बताएंगे कि जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व किसने किया था।
तो याद रख लीजिएगा, जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व करा था कुंवर सिंह ने। किसने करा था मेरे भाई? कुंवर सिंह ने। और ये इंपोर्टेंट मैंने नोट कराए थे। ठीक है, अब 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? आप सभी ने आंसर दिया होगा, तो राइट आंसर आप सभी ने बताया भी होगा, कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। जिसने भी इसका आंसर गलत किया है मेरे भाई, एक आप वहां पर मतलब एक पेज ले लीजिए, उसमें 30 नंबरिंग कर दीजिए और उसके बाद उस पर एक पे गलत लगा दीजिए। जिसने सही करा उस पर राइट टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी मैंने कवर कराए हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, देखिए अनुसंधान संस्थान से रिलेटेड एक वीडियो चैनल पर लेकर आया था जिसमें मैंने कंप्लीट कराया था। ठीक है, अब आप सभी मेरे को बताएंगे, मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप सभी मेरे को बताएंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। क्या मेरे भाई भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के लिए आपको क्या आंसर देना है? तो आपको आंसर देना है मेरे भाई नई दिल्ली। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में है, जरूर से याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे मेरे भाई भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान। कौन सा? भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसके लिए भी आप याद रखेंगे नई दिल्ली। ठीक है, ये भी नई दिल्ली में है, और जिसको याद है वो आंसर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, आप सभी मेरे को बताएंगे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का आंसर आप सभी ने लखनऊ दिया है। जिसने भी लखनऊ दिया है राइट हो जाएगा। उसके बाद आप सभी मेरे भाई कई सारी चीज़ें पूछूंगा, आपको बताते हुए चलना है। ठीक है, आप बताएंगे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी याद रखिए कहाँ पर है मेरे भाई? लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला आप बताएंगे, आपसे पूछना है भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो याद रख लीजिएगा, चीनी से रिलेटेड पूछे तो ये लखनऊ आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आप बताएंगे केंद्रीय दलहन शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दलहन से रिलेटेड, तो याद रख लेंगे दलहन शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आप सभी को मैंने बताया था कानपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला आप बताएंगे केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बिल्कुल सही है, जिसने भी आंसर दिया है देहरादून बिल्कुल राइट हो जाएगा। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। चलिए अगला आप बताएंगे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देखिए इंपोर्टेंट पूछ रहा हूँ और आपको याद होगा तो इसका आंसर जरूर से बताइएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो करनाल हरियाणा में है। जिसको याद नहीं होगा नोट जरूर से करते चलिएगा। आप सभी बताएंगे केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बिल्कुल सही है, जिसने भी राजमुंदरी बताया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजमुंदरी में है और याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला आप सभी बताएंगे केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो च से चमड़ा और च से चेन्नई, इस तरीके से आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगला बताएंगे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मेरे भाई कहाँ पर है? कटक में है। चलिए अगला आप सभी बताएंगे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देखिए जितने ये अनुसंधान संस्थान आपको कवर करा रहा हूँ ये सभी अनुसंधान संस्थान वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में एक आध क्वेश्चन ऐसे देखने को आपको जरूर से मिलेंगे। ठीक है, यदि मैं बात करूँ कि केंद्रीय गन्ना कहाँ पर है, तो गन्ने के लिए आप याद रखेंगे कोयम्बटूर में। कहाँ पर है मेरे भाई? कोयम्बटूर में है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है और याद जिसको नहीं है वो नोट जरूर से करते चलिएगा, और आपको ये याद रख लेना है कि कितने क्वेश्चन आप राइट कर पा रहे हैं। ठीक है,
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की बात करूं तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मैसूर में है मेरे भाई, मैसूर कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप इसका आंसर बताएंगे कि बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। कई क्वेश्चन हवाई अड्डे से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताने हैं कि ये हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में है पोर्ट ब्लेयर, नागपुर, कोलकाता या मद्रास। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप सभी बताएंगे। इम्पोर्टेंट कई सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में हवाई अड्डे, और वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ, आप सभी उसका आंसर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपसे पूछ ले तो नोट करेंगे मेरे भाई, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला आप सभी मेरे को बताएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज, कौन सा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला आप सभी बताएंगे राजीव गांधी, कौन सा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो याद रख लेना ये कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना में। कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, अगला आप सभी बताएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कौन सा मेरे भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय, कौन सा राइट होगा। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए अगला आप सभी बताएंगे, एक और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर है ये, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हवाई अड्डे हैं, आशा करता हूँ आपको याद भी होंगे और सबका आंसर आपने सही बताया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में। ठीक है, कहाँ पर है, नागपुर में। चलिए अगले का आंसर आप सभी देंगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। देखिए अब कुछ आंसर आप सभी से मैं पूछूंगा, आप सभी को बताने हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि अभी वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं। कुल टाइगर रिजर्व की संख्या आपको बतानी है कि भारत में अभी वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं। जल्दी से एक बार बताएंगे कितने हैं। तो टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 58 है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि पहला कौन सा है, तो पहला टाइगर रिजर्व आप याद रखेंगे मेरे भाई, जिम कॉर्बेट है। कौन सा है, जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट है कहाँ पर, तो जिम कॉर्बेट आपको याद रख लेना उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपको बताना है। जल्दी से आप सभी बताएंगे, मैं उसका नाम लिख रहा हूं, कौन सा है, कौन सा है सबसे बड़ा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आप सभी मेरे को बताएंगे कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व आप सभी बताएंगे कौन सा है, बोर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, आप मेरे को बताएंगे अभी जो हाल ही में बना है 58वें नंबर का टाइगर रिजर्व वो कौन सा है। तो 58वें नंबर का टाइगर रिजर्व की बात करूँ तो माधव, कौन सा है, माधव टाइगर रिजर्व। और ये माधव टाइगर रिजर्व है कहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश में है, नोट करिएगा। ठीक है, आपसे 57वां पूछूं तो 57वां कौन सा है,
बिल्कुल सही है। 57वां है राता पानी टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यदि मैं आपसे अभी 56वां पूछूं कि 56 नंबर का कौन सा टाइगर रिजर्व है, क्योंकि टोटल तो 58 है। 58वां माधव टाइगर रिजर्व, 57वां रातापानी टाइगर रिजर्व, 56वां आप सभी बताएंगे। तो 56वां याद रख लीजिएगा कौन सा है मेरे भाई? गुरु घासीदास तमोर, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। कौन सा है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है मेरे भाई? तो छत्तीसगढ़ में है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जरूर से याद रख लेनी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, चलिए अब आप सभी ने आंसर दिया है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। जिसने भी आंसर 1973 दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले का आंसर देंगे। सन 1919 ईस्वी में रोलैक्ट एक्ट किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो सेकंड के, लॉर्ड हॉर्डिंग के, लॉर्ड इरविन के या चेम्सफोर्ड के? रोलैक्ट एक्ट मैंने आपको बताया था कि रोलैक्ट एक्ट क्या था। तो रोलैक्ट एक्ट को काला कानून कहा गया था। ना अपील, ना दलील, ना वकालत इसमें हो सकती थी, ना ही आपको जमानत मिलेगी। यानी ब्रिटिश सरकार को यदि आपके ऊपर शक है तो आपको बिना किसी जानकारी के आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और ना उसमें आप वकील कर सकते हैं, ना आपकी कोई दलील सुनी जाएगी, ना आप उसमें वकालत से जमानत वगैरह ले सकते थे। इसी को रोलैक्ट एक्ट कहा गया, और काला कानून भारत में कहकर इसका काफ़ी ज़्यादा पुरजोर विरोध किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, यदि मैं बात करूं रोलैक्ट एक्ट किसके समय पे आया था, तो राइट आंसर आप सभी को बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा रोलैक्ट एक्ट आया था किसके समय पर? ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जिसने भी डी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, अब देखिए गांधी जी से रिलेटेड कुछ आंदोलन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ये गांधी जी का पहला आंदोलन था, और ये कब शुरू हुआ था? तो इसको गांधी जी ने 1917 ईस्वी में करा था, और ये कहाँ पर है? चंपारण बिहार में है। और किस चीज़ से रिलेटेड है ये आंदोलन? तो नील की खेती से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा आंदोलन गांधी जी ने करा था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये 1918 में किया था गांधी जी ने गुजरात में। इसमें क्या हुआ था? अहमदाबाद जो मिल थी उसमें जो मजदूर थे उनको सही तरीके से उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही थी, तो उसी के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया था। ठीक है, चलिए अगला गांधी जी का आप याद रखेंगे। नेक्स्ट गांधी जी ने किया था खेड़ा सत्याग्रह। ये कब किया था? तो ये भी मेरे भाई खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में गांधी जी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप याद रखेंगे। इसके बाद गांधी जी ने रोलैक्ट एक्ट करा। ठीक है, रोलैक्ट एक्ट आंदोलन इसका विरोध करा था, और ये कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे गांधी जी का आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ये आंदोलन कब हुआ? 1920 ईस्वी में। ठीक है, साल जरूर से आपको याद रख लेनी है। और ये असहयोग आंदोलन मैंने आपको बताया था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रोलैक्ट एक्ट हुआ था, उसी के विरोध में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी। यानी गांधी जी ने इस आंदोलन में कहा था कि हम विदेशी वस्तुओं का परहेज करेंगे, विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही हम विदेशी स्कूलों में पढ़ेंगे, मतलब जो ब्रिटिश सरकार के स्कूल थे उनमें ना पढ़ाई करेंगे, ना विदेशी कपड़ा यूज करेंगे, ना विदेशी कोई खाने की सामग्री, यानी विदेशी माल का बिल्कुल बहिष्कार किया था। ठीक है, चलिए, और ये जो आंदोलन था इसी असहयोग आंदोलन में सन 1922 में आपको याद रख लेना है 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था गोरखपुर में। ठीक है, चौरा चौरी कांड आपको याद रख लेना है। आपसे पूछेगा कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, जहां पर एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी आंदोलनकारियों के द्वारा, और काफ़ी सारे पुलिस वाले जलकर मर गए थे। जब गांधी जी को ये बात पता चली तो गांधी जी ने क्या करा? इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, चलिए अगला आप सभी याद रखेंगे गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा
अवज्ञा आंदोलन। कौन सा है मेरे भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसे हम क्या कहते हैं? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, जिसमें गांधी जी ने क्या करा था? नमक बनाकर कानून तोड़ा था। और ये कब किया था? तो ये मेरे भाई 1930 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा करी गई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद गांधी जी का एक और आंदोलन आपको याद रख लेना है, नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन। और इसकी शुरुआत गांधी जी ने कब करी थी? तो 1942 में करी थी, आपको याद रख लेना है। और इसी में गांधी जी ने नारा लगाया था करो या मरो का। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप सभी ने दे दिया होगा कि सन 1919 ईस्वी में रोलैक्ट एक्ट किसके समय में पारित हुआ था? तो राइट आंसर आपको मैंने बताया अभी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे इसका आंसर कि निम्न में से किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनवाया था? इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है कि किस मुगल सम्राट ने बनवाया था। जल्दी से आप सभी इसका आंसर देंगे। देखिए, यदि मैं बात करूं कि मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल किसने बनवाया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां। शाहजहां ने बनवाया था आगरा में शीश महल। ठीक है, अब मैं बात करता हूं शाहजहां के बारे में। आपको बताना है कि शाहजहां किसका बेटा था? शाहजहां किसका बेटा था? देखिए, पूछे कि शाहजहां किसका बेटा था, तो राइट आपको याद रख लेना, ये जहांगीर का बेटा था। ठीक है, और इस शाहजहां का बेटा, इसका नाम था, शाहजहां के बेटे का नाम था औरंगजेब। ठीक है, और औरंगजेब को हम सभी जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को याद रख लेना है, किस नाम से? जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। और जब ये मेरे भाई शाहजहां गद्दी पर बैठा तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली वापस से बनाई थी। ठीक है, जब ये गद्दी पर बैठा था, इसका बाप जो था जहांगीर, उसने राजधानी आगरा स्थानांतरित कर दी थी, लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने अपनी राजधानी वापस से दिल्ली बनाई। ठीक है, और शाहजहां के काल को ही हम स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था। ठीक है, मतलब इसी ने ताजमहल बनवाया था। ठीक है, आपको याद रख लेना है, किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और ये जो ताजमहल है, ये सन 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल करी गई थी। ठीक है, उसके बाद इसने मेरे भाई लाल किला भी बनवाया था। आप सभी को याद रखना है, दिल्ली का लाल किला। ठीक है, और इस लाल किले को 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि मयूर सिंहासन किस मुगल बादशाह ने बनवाया था, तो मयूर सिंहासन मेरे भाई इसी ने बनवाया था। ठीक है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने ही बनवाया था। और मयूर सिंहासन क्यों फेमस है? तो जो कोहिनूर हीरा मतलब भारत में मिला था, जो भारत में कोहिनूर हीरा था, वो मयूर सिंहासन में ही लगाया गया था। ये आपको याद रख लेना है, इसलिए मयूर सिंहासन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाने वाला यही शासक था। आपसे पूछ ले सिजदा और पेबोस प्रथा का अंत किसने करा था? सिजदा और पेबोस प्रथा का अंत, तो देखिए सिजदा और पेबोस प्रथा क्या थी कि आपको अपने राजा के सामने सर झुकाकर और घुटनों के बल बैठकर उसका स्वागत करना है, उसको सलाम करना है, जिसका अंत किसने किया था? शाहजहां ने किया था। ठीक है, दूसरी चीज आपको याद रख लेनी है, इसी शाहजहां ने तीर्थ यात्रा पर कर दोबारा से लगाया था। तीर्थ यात्रा पर कर, ठीक है, तीर्थ कर इसने लगाया था, जिसको किसने बंद करा था? मतलब जब अकबर का शासनकाल चल रहा था तो अकबर ने तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था उसको समाप्त कर दिया था, लेकिन जब ये गद्दी पर आया तो इसने वापस से उसको शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शाहजहां से रिलेटेड हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट आप सभी मेरे भाई आंसर देंगे कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट पुस्तकें एग्जाम में पूछी जाती हैं और आपको बतानी है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें मैं आपसे पूछ रहा हूं। सबसे पहले आपको पुस्तक का नाम बताना है कि ये किसने लिखी है। मैं नास्तिक क्यों हूं, ये पुस्तक किसकी है? मैं नास्तिक क्यों हूं, ये किसने लिखी है? ठीक है, उसके बाद आपको बताना है द इंडियन स्ट्रगल। कौन सी पुस्तक बतानी है? द इंडियन, ठीक है, स्ट्रगल।
बताइए ये दोनों पुस्तकें किसने लिखी हैं? तो देखिए, जिसने भी मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह बताया, बिल्कुल सही राइट हो जाएगा। मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह ने पुस्तक लिखी है। द इंडियन स्ट्रगल की बात करूँ तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। और एक और पुस्तक आपको बतानी है, पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य किसने लिखी है? तो गीता रहस्य के लिए आपको याद रख लेना है, तिलक जी ने लिखी है। किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, एक और एग्जाम में पूछी जाती है आनंद मठ। आपको बताना है कि आनंद मठ किसने लिखी है। तो आनंद मठ लिखी है मेरे भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपको याद रख लेना है और ये इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक आपको आंसर बताना है, कौन सा राइट होगा। देखिए, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। जिसने भी डी दिया है बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ठीक है, चलिए अगला आप सभी बताएंगे कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 40, 48, 50 या 39? देखिए, अनुच्छेद 39 की बात करूं तो ये हमारे डीपीएसपी में है, ये चारों के चारों आर्टिकल। यदि 39 की बात करें तो 39 में क्या बोला गया है? तो 39 में हमसे बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल कौन सा बोलता है? डीपीएसपी का 39 बोलता है। आर्टिकल 50 क्या बोलता है? तो ये बताता है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, यानी न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है। ठीक है, कार्यपालिका का पृथक्करण। ठीक है, आपको याद रख लेना है। चलिए अगला 48 आप सभी बताएंगे कि आर्टिकल 48 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 48 मेरे भाई कृषि एवं पशुपालन का क्या करना है? बचाव करना है। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन का बचाव। ठीक है, मतलब आपको कृषि ज़्यादा करनी है, पशुओं को पालना है। ये किस में बोला गया है? आर्टिकल 48 में। अब ग्राम पंचायतों के संगठन की बात हमारा आर्टिकल 40 बताता है। ऑप्शन ए राइट होगा जिसने भी बताया है। ठीक है, चलिए अगला आप सभी बताएंगे कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में, छोटी आंत में, आमाशय, अस्थि मज्जा। कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए, मानव शरीर में रक्त के निर्माण की बात करूं तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्थि मज्जा। जिसने बताया बिल्कुल सही बताया है। चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? देखिए, सबसे पहले आप सभी बताएंगे मेरे भाई जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? अभी मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बताया कि जिम कॉर्बेट यूके में है। फिर आपको बताना है हेमिस। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो हेमिस के लिए आपको याद रख लेना है मेरे भाई लद्दाख में है। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे काजीरंगा कहाँ पर है? काजीरंगा भी एग्जाम में पूछा जाता है और काजीरंगा आप सभी को याद होगा असम में है। उसके बाद आप सभी कौन सा बताएंगे? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान मैंने आप सभी को बताया था गुजरात में है। इम्पोर्टेंट उद्यान कवर करा रहा हूँ। उसके बाद आप सभी मेरे भाई बताएंगे, आप सभी बताएंगे कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान तो याद रख लेना वेस्ट बंगाल में। आप सभी मेरे भाई बताएंगे रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पर है? रणथंबोर, ठीक है, नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये आपका राजस्थान में है। आप सभी मेरे को बताएंगे कान्हा पूछा जाता है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बनता ही बनता है। और एक और आप बताएंगे बांधवगढ़। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी एमपी में है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है कि तैरता हुआ, एकमात्र तैरता हुआ कौन सा है? तो उसका नाम है केबुल लामजाओ। कहाँ पर है? केबुल लामजाओ है। और ये कहाँ पर है? तो केबुल लामजाओ याद रख लेना है, मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा और भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए इसका आंसर की बात करूं यहाँ पर कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के लिए आप याद रखेंगे उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का आप बताएंगे कि निम्न में से कौन सी झील केरल में स्थित है? कौन सी झील केरल में स्थित है?
देखिए, सबसे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपसे पूछे भारत में कौन सी है, वुलर झील है। और वुलर झील कहाँ पर पड़ती है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, जम्मू और कश्मीर में पड़ती है। आपसे पूछ ले डल झील, आपसे पूछ ले अनंतनाग झील, आपसे पूछ ले शेषनाग झील, आपसे पूछ ले वेरीनाग झील, ये सारी झील कहाँ पर हैं, तो ये सारी की सारी झील जम्मू कश्मीर में है, आपको याद रख लेना है। वुलर झील हो गया, डल झील हो गया, अनंतनाग झील हो गया, शेषनाग झील हो गया, वेरीनाग झील हो गया। कहां पर है, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, याद रखेंगे। आपसे पूछ ले तसो पेगोंग झील कौन सी है, तसो पेगोंग झील कहां पर है, तो तसो पेगोंग झील के लिए आप याद रखेंगे मेरे भाई लद्दाख को। कहां पर है, लद्दाख में है और इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता ही पूछता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पूछता है, आपसे पूछेगा सूरज ताल झील कहाँ पर है। सूरज ताल झील, सूरज ताल हो गया, रेणुका हो गया, चंद्र ताल हो गया, ये सब कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आप सभी मेरे बताएंगे सांबर झील, कौन सी झील है, सांबर झील कहाँ पर है, तो सांबर झील के लिए आप याद रखेंगे राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में एक और झील पूछी जाती है पुष्कर झील, राजस्थान में एक और झील पूछी जाती है राजसमंद झील, ये सब कहां पर है, ये सब राजस्थान में है। ठीक है, आप सभी बताएंगे मेरे भाई कि चिल्का कहां पर पड़ती है, चिल्का झील तो सबसे खारे पानी की झील है, लवड़ता वाली झील है, कहां पर है, तो ये कहां पर है, उड़ीसा में, आपको याद रख लेना है। चिल्का झील कहां पर है, उड़ीसा में। यदि आपसे मैं पूछ लूं यहीं पर पुलिकट झील कहां पर है, तो पुलिकट झील आप सभी याद रखेंगे महाराष्ट्र में है। कहां पर है मेरे भाई, महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कि कहाँ पर है पुलिकट झील, तो पुलिकट झील महाराष्ट्र में नहीं है, तमिलनाडु में है। ठीक है, लोकटक झील बताएंगे, लोकटक झील कहाँ पर है, वो मैंने अभी आपको बताया ना कि केबुल लामजाऊ कहाँ पर है, तो वो लोकटक झील पे ही बना हुआ है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है, ये मणिपुर में। ठीक है, कहाँ पर है मेरे भाई, मणिपुर में। लोनार झील आपसे पूछे, लोनार झील तो लोनार झील भी आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले मेरे भाई अष्टमुड़ी झील, अष्टमुड़ी झील कहाँ पर है, तो अष्टमुड़ी झील आपसे पूछ ले तो आपको याद रख लेना अष्टमुड़ी झील केरल में है। ठीक है, अष्टमुड़ी हो गई, वेबनाड हो गई, ये दोनों केरल में है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट आपको झील भी याद रख लेनी है। निम्न में से कौन सी झील केरल में स्थित है, तो आपको याद रख लेना है ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सस्थम कोटा झील। कौन सी झील है, सस्थम कोटा झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि निम्न में से कौन सा लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। देखिए, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है। यदि मैं बात करूं कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष का नाम आपको याद रख लेना है जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, यदि मैं बात करूं लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम था मीरा कुमार जी। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। यदि हमसे यहाँ पर पूछा है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, तो राइट आंसर आपको याद रख लेना है मेरे भाई अनंत संयम अयंगर। कौन है मेरे भाई, अनंत संयम अयंगर, ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, लोकसभा की बात करूँ तो आर्टिकल किस में देखने को मिल जाता है, आर्टिकल 80 में लोकसभा को देखने को मिल जाता है। लोकसभा क्या है, एक निचला सदन है। ठीक है, जनता का सदन इसको बोला जाता है। ठीक है, आपको जरूर से याद रख लेना है। यदि मैं बात करूं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो 25 वर्ष आपको याद रख लेना है। ठीक है, कितनी वर्ष, 25 वर्ष आपको याद रख लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करा रहा हूँ। इसमें जो सीटों की संख्या अधिकतम 550 होती है, अभी वर्तमान में 543 है। ठीक है, आपको याद रख लेना है। चलिए अगला आप सभी बताएंगे कि कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 19-21 की बात करूँ तो ये जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात करता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की सुविधा। ठीक है, लोक नियोजन यानी जो सरकारी कामकाज में है, सरकारी जैसे नौकरी वगैरह, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। आर्टिकल 44 किससे संबंधित है, समान नागरिक संहिता से। किससे संबंधित है, समान नागरिक संहिता से, आपको याद रख लेना है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 19। ठीक है, चलिए अगला
अगला आप बताएंगे कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस, देखिए विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? हर वर्ष 10 दिसंबर को। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि मानवाधिकार जो न्यायालय था इसकी स्थापना कब करी गई थी? 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, याद रख लेना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर मेरे भाई जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है मानवाधिकार आयोग का, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी आज के जो क्लास है उसमें जीके के लास्ट क्वेश्चन है, ये 15वां क्वेश्चन है। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? और इसका आंसर आप सभी को क्या करना है? HW में देना है। ठीक है, चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। 15 क्वेश्चन इंग्लिश के भी कवर कराऊंगा और आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। जीके के क्वेश्चन से मालूम चला होगा कि कितने क्वेश्चन आपके गलत जा रहे हैं और कितने सही आपके जा रहे हैं। जो भी मैंने जैसे आपको राष्ट्रीय उद्यान कवर कराए, इंपॉर्टेंट बुक्स कवर कराए, आपको हवाई अड्डे मैंने कवर कराए, ठीक है, अनुसंधान संस्थान कवर कराए, 1857 का नेतृत्व कवर कराया। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इसी टॉपिक को जरूर से कवर आपको करके याद चलना है यदि आपने नहीं याद करे हैं। ठीक है, चलिए 16 का आंसर आप बताएंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन, कौन सा राइट होगा? देखिए पैसिव फॉर्म बनाते समय मैंने बोला था जब भी आपको इज देखने को मिले तो वहाँ हम क्या लगाते हैं? इज के साथ बीइंग का यूज कर लेते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, जब भी आपको विल देखने को मिले तो विल के साथ बी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम इज के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। द टीचर से नहीं होगा, द लेसन से शुरू होगा। द लेसन इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। किस में दिया गया है? द लेसन, देखिए इज, द लेसन इज के साथ बीइंग नहीं लगा है, पहला गलत हो जाएगा। द लेसन इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे, यहाँ पर चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग। यहाँ पर आपको बताना है इसका अपोजिट यानी एंटोनियम आप एक तरीके से मान सकते हैं। एक्सोनरेट का क्या मतलब हो जाएगा? देखिए एक्सोनरेट की बात करूं तो इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना, मतलब किसी को दोष मुक्त करना, मतलब ऐसा करना कि इस पे कोई दोष है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऑप्शन में जाता हूँ। एब्जॉल्व का क्या मतलब होता है? तो एब्जॉल्व का मतलब ही होता है मेरे भाई दोष मुक्त करना। क्या हो जाएगा? एब्जॉल्व का मतलब दोष मुक्त करना। यदि हमसे यहाँ पर सिनोनियम पूछता तो एब्जॉल्व आपका राइट हो जाता, लेकिन हमसे क्या पूछा है? अपोजिट वर्ड, तो ये तो सही होगा नहीं। कंडेम का क्या मतलब हो जाता है? तो कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई? निंदा करना। पैर्डन का क्या मतलब हो जाएगा? तो इसका मतलब होता है किसी को जैसे कह सकते हैं क्षमा करना एक तरीके से। ठीक है, यदि मैं लिबरेट का मतलब पूछूं तो लिबरेट का मतलब होता है किसी को मुक्त करना। अब बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? दोष मुक्त करना, किसी को, किसी की निंदा करना, या फिर क्षमा करना, या फिर मुक्त करना, कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए किसी पे दोष लगा था तो उसे क्या करा? दोष मुक्त कर दिया। यहाँ पर मुक्त करना नहीं सही होगा, यहाँ पर आपका निंदा करना, कंडेम ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि दोष मुक्त का बिल्कुल अपोजिट वर्ड होता है निंदा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे इसका आंसर। सी इज नोन फॉर हर डैश इन मैथमेटिक्स, कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक आपको सेलेक्ट करना है और प्रोफिशिएंसी दिया गया है, प्रोफिशिएंट दिया गया है, प्रोफिशिएंट्स दिया गया है, या फिर प्रोफिशिएंटली दिया गया है। कौन सा राइट हो जाएगा?
देखिए मैं बात करूं यहाँ पर प्रोफिशिएंसी, तो प्रोफिशिएंसी को हम नाउन की तरह यूज़ कर लेते हैं। किसकी तरह? नाउन की तरह यूज़ कर लेते हैं। प्रोफिशिएंट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, हम एग्जेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे। प्रोफिशिएंट्स वर्ड नहीं होता है, प्रोफिशिएंटली क्या हो जाएगा? तो ये एडवर्ब की तरह यूज़ होगा। किसकी तरह? एडवर्ब की तरह। और इस सेंटेंस में हमें नाउन का यूज़ करना है। शी इज़ नोन फॉर हर प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिक्स, यानी नाउन ऐसा वर्ड हम इसमें यूज करेंगे जो एकदम एक्यूरेट सही बैठेगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट मतलब क्या होता है? आप इस सभी बताएंगे कि जो एम्बेरसमेंट का मतलब होता है जैसे शर्मिंदगी किसी चीज़ को लेकर, उसी को हम एम्बेरस बोलते हैं। तो यहाँ पर बताएंगे एम्बेरसमेंट कौन सा सही लिखा गया है। देखिए एम्बेरसमेंट की बात करूँ तो इसकी स्पेलिंग होती है EMBARRASSMENT। ठीक है, अब देखिए किस में सही है। EMBARR इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें RRASS नहीं है। ठीक है, EMBARRASSMENT यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आप सभी बताएंगे कि चूज द करेक्ट सिनोनियम। यहाँ पर इस वर्ड का सिनोनियम आपको बताना है। रिकल्सिट्रेंट कौन सा राइट हो जाएगा? रिकल्सिट्रेंट का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है जैसे आज्ञा ना मानने वाले को हम रिकल्सिट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, यदि हम मैं बात करूं ऑप्शन में ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी होता है। ठीक है, कॉम्प्लिएंट मतलब आज्ञाकारी होता है। डिसओबीडियंट मतलब होता है आज्ञा ना मानने वाला। और बिल्कुल एक्यूरेट सही हो जाएगा क्योंकि रिकल्सिट्रेंट का मतलब भी होता है आज्ञा ना मानने वाला, और सिनोनियम ही हमसे यहाँ पर पूछा गया था। तो डिसओबीडियंट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताएंगे आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। वर्ड दिया गया हार्ड, कौन सा राइट हो जाएगा? अंडरलाइन वर्ड का हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। यहां पर हार्ड वर्ड दिया गया है, बताइए 21 का कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए हार्ड वर्ड से हमें ये चीज़ पता चल रहा है। यहाँ पर देखिए जब आप वेरी को देखते हैं तो वेरी से हमें क्या पता चलता है? वेरी से हमें ये पता चल रहा है कि हार्ड वर्ड को एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। किस रूप में किया गया है? एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आपका एडवर्ब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आप सभी बताएंगे सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया गया ऑप्टिमिस्टिक, कौन सा राइट होगा? देखिए ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब होता है? आशावादी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्टिमिस्टिक को हम आशावादी कहते हैं, यानी जिससे कोई आशा रखी जाती हो उसे आशावादी कहा जाता है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे इसका एंटोनियम वर्ड कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए आशावादी के लिए हम बात करें होपफुल की तो ये आशावान होता है। मैं बात करूं पेसिमिस्टिक का तो ये देखिए ऑप्टिमिस्टिक हो गया। यहाँ पर देखिए वर्ड बिल्कुल सेम आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। ठीक है, तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला आप सभी बताएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर बोला गया है चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? मतलब किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया है जो खतरनाक वाला काम होता है। बाइट द बुलेट भाई गोली खाने वाली बात है। देखिए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? अवॉइड ए सिचुएशन यानी किसी स्थिति से बचना, ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा। फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवरली, उसी को हम क्या बोलते हैं? बाइट द बुलेट। फेस ए डिफरेंट सिचुएशन ब्रेवरली मतलब कोई एक ऐसी सिचुएशन को फेस करना जो बहुत खतरनाक हो, उसी को क्या कहा जाता है? बाइट द बुलेट। यानी ऑप्शन आपका बी यहीं पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आप बताएंगे चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रेगाइल। यहाँ पर भी आपको एक तरीके से एंटोनियम बताना है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नाजुक। तो नाजुक का अपोजिट यदि मैं बात करूं तो नाजुक का अपोजिट आप मजबूत करेंगे। ठीक है, नाजुक का अपोजिट तो मजबूत होगा, लेकिन ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा?
तो वीक मतलब होता है मेरे भाई एक तरीके से कमज़ोर, डेलिकेट मतलब होता है एक तरीके से नाजुक, लेकिन स्टर्डी का क्या मतलब होता है, स्टर्डी का ही मतलब होता है मेरे भाई मजबूत। क्या होता है, स्टर्डी को ही हम मजबूत बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेलिकेट नाजुक, वीक कमज़ोर आप सभी को पता होगा। और ब्रिटल का भी मतलब एक तरीके से नाजुक को ही कहा जाता है। चलिए अगला आप बताएंगे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फर्जल वर्ब। यहाँ पर बोला गया ही इज़ हिज लॉस्ट की, कौन सा राइट आंसर होगा, लुकिंग एट, लुकिंग फॉर, लुकिंग आफ्टर या लुकिंग ऑन। तो देखिए यहाँ पर हमको एक चीज़ पता चल रही है कि उसकी चाबी खो गई है। आपको मालूम है वो क्या कर रहा है कि चाबी को ढूंढ रहा है। तो जब ऐसी चीज़ पता चले, जब कोई चीज़ लास्ट में मतलब यूज़ हो रही हो, जैसे फ्यूचर पास्ट में हो गई हो, हम उसे फ्यूचर में यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम हमेशा फॉर का यूज़ करते हैं, यानी लुकिंग फॉर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताएंगे यहाँ पर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है और इसका एक्टिव वॉइस कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए एक्टिव वॉइस के लिए आपको सेंटेंस वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले सेंटेंस को पहचानिए। यहाँ पर वाज लग गया और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। आपको याद रख लेना है जब वाज वर लगा हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो पैसिव वॉइस में, तो ज़रूर 100% उसका जो एक्टिव वॉइस होता है वो किस में रहता है, पास्ट सिंपल में रहता है। यदि कोई सेंटेंस पास्ट सिंपल में है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसको वाज वर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखना है कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो पास्ट सिंपल में दिया गया है। तो वाज वाला तो गलत हो जाएगा, लेकिन सेकंड वाला आप देखिए, सेकंड वाले में रॉट लगा हुआ है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करते हैं। राइट आंसर कौन सा होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें हैड रिटन लगा हुआ है, इसमें हैज़ रिटन लगा हुआ है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। यहां पर भी एक्टिव वॉइस बताना है। देखिए कई बार मैंने आपको बताया यदि हैज़ बीन का यूज़ हुआ है तो उसका जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें केवल हैज़ का प्रयोग हुआ होगा। देखिए यहाँ पर डज लगा ये गलत हो जाएगा, इज नॉट लगा हुआ ये गलत हो जाएगा, हैड नॉट ये गलत हो जाएगा, केवल हैज़ का प्रयोग जहाँ पर लगा होगा वही सही होगा। कई बार बताया है मैंने, यदि हैज़ बीन पैसिव वॉइस में लगा है तो उसका एक्टिव वॉइस हैज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पर सेकंड में ही ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला आप बताएंगे इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। ऐसा कौन सा वर्ड है जो गलत लिखा गया है। देखिए बिलीफ मतलब होता है, बिल्कुल सही लिखा गया है। बिलीफ का मतलब होता है मेरे भाई विकास करना, विकास कह रहा हूँ, बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। ठीक है, सॉरी मैंने विकास बोल दिया, विश्वास। ठीक है, यदि बेंथ का मतलब बताऊं तो ये बेंथ जो है ये गलत लिखा गया है। इसकी स्पेलिंग होती है BEN, क्या हो जाएगा BENEATH। इसका मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो यही हमारा गलत है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैली मतलब होता है पेट और ब्लो मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, चलिए अगला आप सभी बताएंगे। यहाँ पर भी करेक्टली इंस्पेल्ट वर्ड आपको सेलेक्ट करना है और कौन सा राइट होगा। देखिए पर्सनल वर्ड होता है, इनफॉर्मल वर्ड होता है, पर्सनल वर्ड होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशनल वर्ड नहीं होता। इसकी सही स्पेलिंग होती है INFORMATIONAL। ये होती है इन्फॉर्मेशनल की स्पेलिंग, ना कि इसमें डबल एस लगता है। तो कौन सा राइट होगा, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, यही गलत लिखा गया है। चलिए अगला आप सभी बताएंगे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ए ट्रिप टू द विलेज टेम्पल वॉज मेड बाय भवानी यस्टरडे। कौन सा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी से आशा करूंगा आप सभी इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आज मैंने 30 क्वेश्चन आपको कवर कराए, जीके के 15 और 15 इंग्लिश के। इन टोटल 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं एक बार कमेंट जरूर से करिएगा। और इससे आपको टॉपिक भी पता चल रहा होगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत जा रहे हैं। जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत जा रहे हैं उनको जरूर से अच्छी तरीके से आपको याद करके कवर कर लेना है। ठीक है,
चलिए मिलूंगा इसी तरीके की नेक्स्ट मॉडल पेपर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।